नाउ कम टू चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने चैप्टर 1 में नेचर ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसमें हमने कहा था मैनेजमेंट एज अ साइंस। फिर हमने ये भी कहा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है तो मैनेजमेंट के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्च बेसिस पे बनते हैं। बात हुई थी, ये सारी बातें हुई थी ना। तो अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे हैं क्या। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, कोई भी डिसीजन जब हमें लेना है तो उसके लिए जनरल गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी चाहिए जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ये कोई लॉ नहीं है जो फॉलो करना कंपलसरी है, ये सजेशंस हैं, ठीक है, जो फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल्स के अलावा एक होती है टेक्निक्स। टेक्निक्स होते हैं जो हमारा प्रोसीजर होता है, मेथड्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। इसलिए ये प्रिंसिपल्स हैं। जबकि टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स है हमारे लिए प्रोसीजर्स, मेथड्स। अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स, मेथड्स, ये सब हमारे लिए टेक्निक्स हैं। चाहे प्रिंसिपल्स हों और चाहे टेक्निक्स हों, दोनों ही फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्म है। किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें कहते हैं कि ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स शुड बी फॉलोड। एक और टर्म होती है इनसे मिलती जुलती है हमारे पास, वैल्यूज। क्या मतलब है वैल्यूज का? वैल्यूज क्या होती हैं? बहुत जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है कि मैं किसी से उधार नहीं लूँ, ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, वॉक करना, ये टेक्निक है टू रन माई डे विथ मोर पावर। वही हमारे हैं अब कि जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज हमारे लिए डिजायरेबल हैं। आपकी मर्जी है आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। ये आपकी कुछ मोरल कॉनोटेशंस हैं जो रेगुलर पास्ट बिहेवियर से डेवलप हुई हैं। ठीक है, वैल्यूज आपके लिए वो मॉरल कॉनोटेशंस हैं जो कि किस पे डिपेंड कर रही हैं कि वो आप करो या ना करो फॉलो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि प्रिंसिपल्स के लिए कहते हैं कि ये अगर आपने फॉलो नहीं किए, प्रिंसिपल्स if not followed then problems may arise। ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमने ये फॉलो नहीं किए, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये बोला जाता है कि अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ कि हमें कितनी देर पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। तो ये टेक्निक्स दी गई, ये आपको प्रिंसिपल्स दिए गए, यू शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स।
वैल्यूज आपको वैल्यू दी गई कि जब कोई बड़ा आता है तो आपको उनके लिए खड़े होना चाहिए। ये आपको वैल्यू दी गई, स्कूल में टीचर्स आते हैं तो आप एक बार खड़े होकर विश करते हो, घर में कोई बड़े आते हैं तो आपको बोला जाता है उनके पैर छुओ। ये वैल्यूज हैं। आप मान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं कर सकते, मॉरल कनोटेशंस हैं। नुकसान सोचो तो है, सोचो तो नहीं है। तो मतलब ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। बोला गया कि इस समय रात को नेल्स मत कट करो, अब इसको क्यों नहीं करें, बेटा बस मत करो। तो आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मान जाओगे तो भी बढ़िया बात है। वैल्यूज हैं जो हम देना चाहते हैं, जो नहीं भी दी गई, नहीं भी लिया आपने तो भी चल जाएगा, बट प्रिंसिपल्स अगर किसी फॉर्म ने फॉलो नहीं किए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं बिकॉज हम सोसाइटी के रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर पाएँ, इसलिए हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं, ये प्रिंसिपल्स जो डराइव हो रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक है जो बिहेवियरल, जो हमारे बिहेवियर पे बेस्ड है, बिहेवियरल पे बेस्ड है, मतलब रेगुलर बिहेवियर एंड प्रैक्टिस करके बने हैं। वो किसने बनाए हैं? फियोल ने, हेनरी फियोल ने। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो एग्जाम में कभी भी 14 प्रिंसिपल्स तो एक साथ नहीं पूछे जाते, नेवर। एग्जाम में इसमें से भी वही है कि आपके, क्योंकि 80% पेपर केस स्टडी बेस्ड आता है, तो ये आपका मेजरली केस स्टडी बेस्ड पेपर ही होता है। तो आपको ऐसे बोला जाता है कि एक केस स्टडी है, उसमें से कौन सा हमारा प्रिंसिपल है जो वायलेट हो रहा है और कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पर कौन सा बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाया F.W. टेलर ने। इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स ही नहीं बनाए, इन्होंने टेक्निक्स भी दिए हैं। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स भी और टेक्निक्स भी हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि हाउ प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड, तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 ways। 1 ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड प्रैक्टिस जो फियोल ने दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जो कि F.W. टेलर ने दिए, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इनकी नेचर क्या होती है। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी नेचर है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस होती है, इसीलिए उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट क्या कहा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। आप लोग जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, फियोल के, टेलर के, ये हर जगह एप्लीकेबल है, इन ऑल टाइप ऑफ स्टेट्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल हैं। चाहे स्मॉल स्केल हो और चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है, सब जगह इक्वली एप्लीकेबल है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, डेवलप्ड कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, in all type of organization this principles are applied। ठीक है, और ये प्रिंसिपल कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं।
ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉ बन गया, ये आपको बताते हैं कि इस प्रिंसिपल का ये इंपॉर्टेंस है, अगर आपने फॉलो नहीं किए तो ये नुकसान है, फॉलो किया तो ये फायदा है। नाउ नेक्स्ट अप टू यू, आप मानो या मत मानो। जैसे कई बार पेरेंट्स में है ना, देखो बेटा अच्छा बुरा समझाना तो हमारा फर्ज बनता है, उसके बाद कुछ मान जाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। 11th 12th में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ना ये, कि हमारा फर्ज तो समझाना है, हम तो तुम्हें बुक्स दिला सकते हैं, रजिस्टर दिला सकते हैं, ट्यूशन लगवा सकते हैं, उसके बाद तो पढ़ना तो बेटा तुम्हें ही पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि जनरल गाइडलाइंस है, आपको बता दिया गया कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहते हैं कि वन पर्सन शुड रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अब अगर हमें ये बता दिया गया कि इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि उससे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा और अवॉइडेंस ऑफ वर्क नहीं होगा। मतलब अगर मान लो तुमको घर में 2 लोगों से ऑर्डर्स मिले, एक मम्मी से एक पापा से, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं। तुम मार्केट होकर आए मम्मी का काम करके, आते पापा ने कहा मार्केट से लिया, तो तुम क्या बोलोगे, पापा एक बार में बता देते, मतलब मैं अभी होकर आया फिर दोबारा भेज दिया गया। इन एनी हाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए एक तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है, प्लस वो ये भी अवॉइड भी कर सकता है काम से कि भैया इसने मुझे, एक को बोलते हैं मुझे उसने भी काम दिया, उसको बोलते हैं मुझे उसने भी काम दिया, और किसी का नहीं करा, आराम से बैठा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड के वो फायदे नुकसान बता रहे हैं। अब आप मानो तो ठीक है, वरना देते रहो, एक ही बंदे को 10-10 लोग कमांड देते रहो, क्या फर्क पड़ता है, दे लो, अपने आप सही हो जाएगा सिस्टम। ठीक है। फिर नेचर क्या है कि ये जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ये आते हैं। जैसे कि टेलर ने एक टेक्निक बनाई थी, फटीग स्टडी। फटीग मतलब क्या होता है, थकान। तो टेलर ने फटीग स्टडी बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि वर्कर्स को कितनी कितनी देर में थकान होती है, फिर उन्हें कितना कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए कितना टाइम का रेस्ट चाहिए और कितने कितने टाइम में रेस्ट इंटरवल्स चाहिए। तो फटीग स्टडी में पूरा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, तब जाके समझ में आया कि भाई ये रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक प्रिंसिपल फ्योल का है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरलीनेस। ऑर्डर मतलब जिस प्रिंसिपल, जिसकी जो जगह है, ऑल द थिंग्स एंड पर्सन शुड बी एट द प्लेस वेयर इट शुड बी। दूसरे एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं कि घर में यथास्थान, घर में डांटे, जो चीज़ जहाँ से उठाइए वहाँ रखो, जो चीज़ जहाँ रखने की है वहीं रखो, है ना। क्यों? जिससे कि वो चीज़ टाइम पे मिल सके। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अब ये बता दिया गया। अगर आपको रोज स्कूल में जाके ये देखना पड़ जाए कि आज हमारी क्लास कहाँ है, तो कितना क्योस होगा, सोचो। आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल में यूं घूमते रहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला हमारी क्लास कहाँ है। आधे से ज़्यादा स्कूल ग्राउंड में होगा या वॉशरूम्स में होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी क्लास कहाँ है, आज पता नहीं कहाँ है, हमें कल तो वहाँ हुई थी, आज यहाँ है, मैम रोज़ क्लासरूम बदलते रहते हैं, हम कहाँ जाएं, तो होगी नहीं क्लास। तो इसीलिए सबकी क्लासेस को फिक्स किया गया कि भाई ये इस सेक्शन की क्लास है, सब टीचर्स वहीं आके पढ़ा देंगे। तो ये एक समझाया गया, ये एक ऑर्डरलीनेस दी गई। मत करो फॉलो, जब कियोस होगा तब करोगे आप फॉलो। ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये प्रिंसिपल बहुत रिजिड हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है, हमने कहा यूनिटी ऑफ कमांड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट बात है। कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इस यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक आता है प्रिंसिपल स्केलर चेन का।
एक स्केलर चेन का प्रिंसिपल आएगा फ्यूल में। उस स्केलर चेन में हम ये कहते हैं कि ये जो बंदा है ए, ये बी से कम्युनिकेट कर सकता है, बी सी से कर सकता है और सी डी से कर सकता है। मतलब ए डायरेक्टली डी से नहीं कर सकता, फिर डी ई से कर सकता है, ई एफ से, और ये जी। यानी कि हर कोई अपने से ऊपर, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, अपने से ऊपर वाले से ही बात कर सकता है या नीचे वाले से। ये एक बन गया। बट अगर फॉर सम रीजन बी और एफ को आपस में बात करनी हो तो वो कितना लंबा प्रोसेस लेंगे, पहले बी सी को जाए, सी ई को बोले, या बी सी को बोले या ए को बोले, फिर ए जी को बोले, फिर जी एफ को बोले, या सी ई को बोले, फिर वो एफ को बोले। मतलब कितना क्योस है। तो उसके लिए एक अरेंजमेंट किया गया, गैंग प्लैंक। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में एक और बात पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट का मतलब हुआ कि टू अप्लाई ऑल द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन अ फ्लेक्सिबल वे, टू अप्लाई ऑल द एक्वायर्ड नॉलेज person to person on a different way, because we are dealing with human being and every human being is different. तो हम ये नहीं कर सकते कि सबके साथ सेम चलाते जाए, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एक और नेचर होती है, दैट दे आर मेनली बिहेवियरल। ये बिहेवियर के लिए है, इस पे जो पूरा एम्फेसाइज किया गया है वो बताया गया है कि हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल। हमें ह्यूमन बीइंग को कैसे डील करना है, हमें ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे काम करना है, हमें उनको किस तरह से ऑर्डर्स देने हैं, हमें उनको कैसे मोटिवेट करना है, हमें कैसे उनसे काम लेना है, इसके बारे में बताया गया है। वो बिहेवियर वाइज है, हाउ यू बिहेव ये सिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है, मेनली बिहेवियर। और हर प्रिंसिपल का हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझेंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर प्रिंसिपल में हम ये समझेंगे कि ये सिमिलर सिचुएशंस हैं, इन सिमिलर सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लेते हैं, इसके ये रीजन है, इसका ये इफेक्ट होगा। तो एवरी प्रिंसिपल हैज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, एंड व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया इसलिए, आपके पास पूरा उसका रीजनिंग है। इसीलिए हम ये कहते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अकरेंस। हम आज ही कोई ऐसे स्ट्रिक्ट होके नहीं बोल सकते क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हैं, इसीलिए कंटिंजेंट भी है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन फ्यूचर अकरेंस। फ्यूचर अकरेंस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा आखिर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से गवर्न करेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लो।